आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर जो कि हमारा है केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखते क्या हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या है एटम्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करके है जो मॉलिक्यूल्स या कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली। ये अगर हम यही हमें इस चैप्टर में देखना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, और वो जो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे उसके स्ट्रक्चर्स की डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसकी क्या क्या थ्योरीज है, कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डील करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉन्ड के बारे में समझते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ये जितने भी टाइप के बॉन्ड होते हैं ये सारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बेसिक देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, तो हम यहाँ पे देखें तो क्या है, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आर मोर एटम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम देखें तो क्या है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। अब ये एटम्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें आयंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, विच कैन होल्ड देम टुगेदर एज मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, विच कैन होल्ड देम टुगेदर एज मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्रिस्टल की, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रिस्टल किस बेस में हम बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टल जो होता है वो हमें पता है कि आयनिक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयनिक कंपाउंड जो होंगे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो आयनिक कंपाउंड होंगे वहाँ पे हमें यहाँ पे क्या है आयनिक कंपाउंड जो होंगे वहाँ पे हमें क्रिस्टल वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हम एज क्रिस्टल ही उसे बोलते हैं। जैसे NaCl होता है तो NaCl एज ए क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू और मोर एटम्स। ये हो सकता है कि टू एटम्स पार्टिसिपेट करें, हो सकता है उससे ज़्यादा एटम पार्टिसिपेट करें, या फिर आयंस हो सकते हैं। विच कैन होल्ड देम टुगेदर एज ए मॉलिक्यूल्स, जो एज ए मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर एज ए क्रिस्टल या फिर क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें hence molecules and crystals are more stable than atoms or ion। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक का मतलब वो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। तो जाहिर सी बात है कोई आइटम्स होगा जो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसीलिए करते हैं बेसिकली। अगर हम देखें तो आइटम्स बॉन्डिंग करते क्यों हैं, तो उसका बेसिस जो है वो यही है कि आइटम बॉन्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं। इसीलिए ये बॉन्ड आइटम जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक अगर हम देखें तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पे इसीलिए जो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स होते हैं मोर स्टेबल होते हैं देन आइटम्स या आयंस। तो यहाँ पे अगर देखें एज क्रिस्टल्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एज क्रिस्टल या क्रिस्टल हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें क्रिस्टल या फिर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या है क्रिस्टल्स या और मॉलिक्यूल्स are more stable than atom और आयन। आइटम्स और आयन की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्रिस्टल या मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि वो जो बॉन्डिंग कर लेते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक, यहाँ पे ये वाली चीज़ हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चीज़ है। अगर कोई पूछे कि रीजन क्या है, अगर हम पूछें कि बॉन्डिंग का रीजन क्या है, क्यों आइटम्स बॉन्ड
में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एटम जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, to attain maximum stability and gain minimum potential energy and gain minimum potential energy। ठीक, इसीलिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये रीजन है कि आइटम्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, तो अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। ये बेसिक फंडा है। अगर हम देखें अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कुछ रूल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऑक्टेट रूल आता है, इसके बाद में यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्टेट रूल में क्या बताया गया, ये अगर हम देखें ये दो साइंटिस्ट लोगों ने दिया था, एक लुईस साइंटिस्ट थे और एक कॉसेल साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लुईस साइंटिस्ट थे और यहाँ पे अगर देखें तो एक साइंटिस्ट थे कॉसेल। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट कौन थे, कॉसेल। लुईस साइंटिस्ट थे और यहाँ पे अगर देखें कॉसेल। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अप्रोच यानी कि अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके का, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में किस तरीके का अप्रोच रखते हैं एटम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ऑल एलिमेंट्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें पता है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, बट हम ये बोल सकते हैं कि सम एलिमेंट्स यानी क्या है, इन जनरल, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इन जनरली एलिमेंट, या फिर आप ऐसे ही लिख लो ऑल एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ऑल एलिमेंट take part, all element take part in bond formation to attain configuration of nearest noble gas। part in bond formation, अगर हम देखें तो ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन to attain configuration of nearest noble gas। अब यहाँ पे अगर देखिए ऑक्टेट रूल में क्या बताया गया कि ऑल एलिमेंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन टू अटेन कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। किस लिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो नोबल गैस, जो नोबल गैस का बेसिकली अगर हम देखें तो नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो वो होता है NH2। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, NH2NP6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है, NH2NP6। तो जितने भी एटम्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या गेन करना चाहते हैं, नोबल गैस का जो कॉन्फिगरेशन है। नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2NP6। तो ये कॉन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए वो क्या करते हैं, बेसिकली बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बेसिकली ऑक्टेट रूल में बताया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि आज ये नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस में अगर हम देखें तो यहाँ पे नोबल गैस में अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेसिकली हम उन्हीं को मानिए स्टेबल मानते हैं, उनके रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं, नोबल गैस के रेफरेंस में बात करते हैं। तो ये इसीलिए बोला गया है कि जो ऑल एलिमेंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं टू अटेन कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। तो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन को अटेंड करना चाहते हैं, इसीलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और यहाँ पे अगर हम देखें हीलियम। अब यहाँ पे अगर हम देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन एंड यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन एंड यहाँ पे क्या है, हीलियम। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, डुप्लेट। ये क्या है, डुप्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली इनके पास यहाँ पे अगर देखें हाइड्रोजन, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, डुप्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज़ हमें यानी क्या पता होना चाहिए। बेसिकली डुप्लेट यहाँ पे क्या है, 1s2। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 1s2 मतलब ये इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होते हैं वो क्या है, डुप्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है,
इसके कुछ एक्सेप्शन भी आए। एक्सेप्शन इसलिए आए, अगर हम देखें इसके एक्सेप्शन क्या थे, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो इन जनरल रूल फॉलोड बाई सम नॉर्मल एलिमेंट्स, ये जो ऑक्टेट रूल है यहाँ पे अगर हम देखें जनरली जो ये जनरली रूल फॉलो generally rule followed by some normal element, followed by some normal element। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्टेट रूल जो होता है वो क्या है, जनरली रूल फॉलो बाई सम नॉर्मल एलिमेंट, वो कुछ यहाँ पे नॉर्मल एलिमेंट ही फॉलो करते हैं। अब इसके अगर मैं बात करूँ इसका एक्सेप्शन क्या है, तो यहाँ पे अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें, इसके अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो ऑक्टेट कुछ यानी क्या ऐसे भी यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें कंपाउंड है जिनमें ऑक्टेट जो होता है वो क्या है इनकम्प्लीट होता है। जिनमें क्या होता है ऑक्टेट अगर हम देखें तो जो ऑक्टेट कैसा होता है इनकम्प्लीट। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, इनके एग्जांपल में अगर हम देखें तो सबसे पहला एग्जांपल जो आता है वो क्या आता है BeCl2। अगर हम देखें तो यानी क्या BeCl2, इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या BeCl3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या BeCl3, इसी बाद अगर हम देखें तो AlCl3 भी आते हैं, AlCl3। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या B2H6, B2H6 हम जानते हो बहुत ही फेमस है, जिसे हम डाइबोरियम भी बोलते हैं। एक मतलब यहाँ पे क्या है इसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल है। अब देखो इसी को जो इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो इन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इन्हीं को हम यहाँ पे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इनको क्यों हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट मतलब यहाँ पे 8 से कम यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम BeCl2 में देखें तो यहाँ पे कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। BeCl3 में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन ही है। B2H6 में अगर देखें तो यहाँ पे आप जानते हो बनाना बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे भी क्या है 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये हम लोग यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें इसके और भी एक्सेप्शन है, जैसे ये हाइपोवैलेंट है इसी तरीके से एक कंडीशन बनती है हाइपरवैलेंट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन से एक मतलब इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें हम हाइपरवैलेंट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है कुछ हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर इन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं सुपर ऑक्टेट भी बोलते हैं। इन्हीं को यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या बोला जाता है सुपर ऑक्टेट। यहाँ पे अगर हम देखें इन्हीं को यानी क्या सुपर ऑक्टेट भी बोला जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ इसी में क्या हो सकता है कि ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे यानी कि PCl5 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि PCl5 हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी कि SF6 हो जाता है, तो यहाँ पे अगर देखें SF6 हो जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो IF7 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें ClF3 हो जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ClF3। ये सारे जो है बेसिकली अगर हम देखें इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में देखें तो यहाँ पे क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर देखें 12 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए हमने क्या बोल दिया हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, या फिर इन्हीं को क्या बोला सुपर ऑक्टेट बोल दिया गया। ठीक, ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर में आते हैं, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इन्हीं को यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या होंगे ऑड होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे ऑड होंगे। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। इसके जो एग्जांपल हैं जैसे यहाँ पे अगर हम देखें NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी तरीके से अगर देखें NO2, और यहाँ पे अगर हम देखें ClO यानी कि ClO2। ठीक, ये अगर हम देखें और
O3 भी होता है। ठीक, इसकी कुछ यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल है। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी कि हमें यहाँ पे एक कंडीशन और देखने को मिलती है जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक, ये हमें समझ में आना चाहिए। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल भी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसके एग्जांपल में जैसे देखें तो यहाँ पे क्या है Zn2+, और यहाँ पे अगर हम देखें Zn2+ है, और यहाँ पे अगर देखें कैडमियम भी आ जाता है, कैडमियम 2+, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या है कॉपर भी आ जाता है, कॉपर 2+, और यहाँ पे अगर हम देखें तो Ag+ भी आ जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है Ag+ भी आ जाता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो गैलियम भी आ जाता है। अगर हम देखें गैलियम यहाँ पे क्या है 3+। ये हमें यहाँ पे क्या है देखने को यहाँ पे क्या मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, देखो जैसे अगर हम गैलियम का देखें तो हम यहाँ पे अगर देखें तो कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसी को हमने क्या बोला, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक होता है होती है वैलेंसी। ये हमारी ऑक्टेट रूल का एक सिंपल मतलब अगर देखें तो इंट्रो था, ये ऑक्टेट रूल के बारे में था। उसमें हम लोगों ने कंडीशन देखी हाइपोवैलेंट की, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स की, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसमें किसमें होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या Zn2+ है, कैडमियम 2+ है, कॉपर 2+ है, Ag+ है, और यहाँ पे अगर देखें गैलियम 3+ है। और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, जो जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हमने कुछ एटम्स बताया जिनमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी तरीके से इनमें जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें कितने हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल देते थे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो हमें पढ़ना होता है वो होती है वैलेंसी। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, वैलेंसी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एक कौन एलिमेंट कितना कंबाइन कर सकता है, यही सी बात है। एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कुछ अगर हम देखें तो जो पुराने कॉन्सेप्ट थे उनकी बेसिस पे अगर देखें तो जो अगर हम देखें जो पुराने कॉन्सेप्ट थे, अगर हम ये बोले ओल्ड कॉन्सेप्ट, अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो वैलेंसी जो है वो किसके बेसिस पे डिफाइन की जाती थी, तो वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन की गई। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो वैलेंसी को किस फॉर्म में यानी कि मतलब डिफाइन की गई विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है डिफाइन की गई। अब यहाँ पे अगर देखें कैसे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे क्या है सोडियम का हाइड्राइड, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है MgH2। ठीक, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी कि AlH3। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है SiH4। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है PS3। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है H2S, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है HCl है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे अगर देखें 2 है, यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे कितनी है 4 है, यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे देखें 1 है। तो अगर हम देखें इन जनरल, अगर हम एक नॉर्मल पीरियड में अगर बात करें तो यहाँ पे देखें नॉर्मल पीरियड, इन नॉर्मल पीरियड वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन
पहले फर्स्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 1 to 4 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल पीरियड वैलेंसी जो है, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। इसके बाद यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। और डिक्रीज इंक्रीज भी कहाँ से कितने तक होती है, अगर हम देखें इंक्रीज कहाँ से हो रही है तो 1 से अगर हम देखें 4 तक हो रही है। और डिक्रीज कहाँ से हो रही है, तो अगर हम देखें 4 to यहाँ पे कितना हो रही है, 1 हो रही है। ठीक, तो यानी क्या ये चीज़, और ये चीज़ हम समझ में भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यानी क्या है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इसके बाद ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी वैलेंसी को डिफाइन की गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब अगर हम देखें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जैसे Na2O, और यहाँ पे अगर देखें MgO, इसी तरीके से अगर देखें Al2O3, इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे क्या है SiO2, इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे क्या है P2O5 आता है, और यहाँ पे अगर हम देखें SO3 आ जाता है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है Cl2O7, यहाँ पे क्या है Cl2O7। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे वैलेंसी को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे देखें 3 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी है 4 है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितनी है 5 है, यहाँ पे देखें 6 है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी है 7 है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन नॉर्मल पीरियड अगर हम देखें तो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, इन नॉर्मल पीरियड वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन increases from 1 to 7। ये कहाँ से 1 to 7 क्या है, इंक्रीज होती है। अब ये तो अगर हम देखें ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे अगर हम देखें मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए। तो ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अगर मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर देखें फॉर ग्रुप्स, यहाँ पे अगर हम देखें फॉर फर्स्ट ए टू फोर्थ ए। अब यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट ए टू फोर्थ ए, वैलेंसी ही यहाँ जो ग्रुप नंबर होता है वही यहाँ पे इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्रुप नंबर होता है वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे अगर देखें इसके बाद अगर देखें फॉर ग्रुप, यहाँ पे अगर हम देखें 5 to 7, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 5 to 7, 5 to 7 अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है 8 माइनस ग्रुप नंबर। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना होती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है 8 माइनस ग्रुप नंबर। ठीक, ये होती है। इसके बाद देखो इसका अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अगर मैं 5th ग्रुप की बात करूँ, यानी कि मैं 5th ए ग्रुप की बात करूँ, 5th ए ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जो वैलेंसी होगी वो यहाँ पे क्या होगी, अगर हम देखें वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी 8 माइनस 5। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी आ जाएगी 3। अब ये 3 किसकी होती है, तो 3 अगर हम देखें बोरॉन फैमिली जो होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें इन वैलेंसी ऑफ नोबेल गैस इज कंसीडर्ड एज द जीरो। अब यहाँ पे अगर हम देखें नोबेल गैस की वैलेंसी जीरो क्यों कंसीडर की जाती है, तो उसके पीछे कारण है कि वो कभी भी बॉन्ड मतलब उसमें बेसिकली कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे जिनॉन है, जिनॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बॉन्डिंग करता है। बट अगर हम देखें मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं नोबेल गैस के वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे इन जनरल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या जो नोबेल गैस होती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है नोबेल गैस इज कंसिडर्ड एज द जीरो वैलेंसी।
जीरो वैलेंसी, बिकॉज नो कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर इसका पूछा जाए रीजन क्या है, नो कंबाइनिंग कैपेसिटी। बिकॉज इसकी कोई कंबाइनिंग, इनमें कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होती है। अब अगर हम डी ब्लॉक के लिए, अगर हम देखें एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, तो यहाँ पे अगर हम देखें एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, तो यहाँ पे इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होती है, इनकी जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। अब अगर हम देखें वैलेंसी, अगर हम देखें तो टू टाइप्स में होती है, टू टाइप की होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखिए एक इलेक्ट्रो वैलेंसी होती है और यहाँ पे एक देखिए को वैलेंसी होती है। अब बात करें इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होती है, तो यहाँ पे समझते हैं इलेक्ट्रो वैलेंसी। अब यहाँ पे अगर देखें इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रो वैलेंसी अगर देखें तो ये किसके लिए होगी, इलेक्ट्रो टर्म आ रहा है ना, तो ये किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे अगर देखें फॉर आयनिक कंपाउंड, और ये क्या होती है इलेक्ट्रो वैलेंसी, तो ये हम बोल सकते हैं इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आयन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें Al2O3, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या Al2O3, तो यहाँ पे अगर देखें तो एल्यूमिनियम किस में है, 3+ में है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें 2- में है। ठीक है, हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर देखें यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है 3 हो जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी देखें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं कोवैलेंसी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है कोवैलेंसी। अब देखो कोवैलेंसी क्या होती है, पहली चीज़ अगर देखें तो फॉर कोवैलेंट कंपाउंड नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, फॉर कोवैलेंट कंपाउंड नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, number of covalent bond formed an element in particular compound, formed an element in particular compound। अब ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर बात करूँ नंबर ऑफ कोवैलेंसी क्या होती है, तो ये क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस आइदर इन ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये वैलेंस सेल क्या होती है, बार बार वैलेंस सेल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वैलेंस सेल अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैलेंस सेल क्या होती है, वैलेंस सेल। अब अगर हम देखें वैलेंस सेल क्या होती है, तो वैलेंस सेल्स बेसिकली अगर हम देखें फॉर एक नॉर्मल एलिमेंट के लिए, अगर हम देखें जो नॉर्मल एलिमेंट, अगर हम देखें तो जो नॉर्मल एलिमेंट अगर हम नॉर्मल एलिमेंट के लिए देखें तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वही हमारी क्या होगी, वही हमारी वैलेंस सेल होगी। तो हम इसी को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वैलेंस सेल। यहाँ पे अगर हम देखें उसी को यानी क्या वैलेंस सेल बोल सकते हैं। इसके बाद अगर देखें फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखें तो वहाँ पे वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल ही वैलेंस सेल नहीं होती है, वहाँ पे जो होती है वहाँ पे ये होती है। यहाँ पे अगर देखें तो n-1, यहाँ पे देखें डी, यहाँ इसके बाद अगर देखें प्लस यहाँ पे जो NS, ये जो होती है यही हमारी यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट यहाँ पे क्या सेल होती है। ये आउटर मोस्ट सेल ही यहाँ पे क्या वैलेंस सेल यहाँ पे कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, वैलेंस सेल। ठीक,
ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड पीरियड में, अगर हम देखें कोवैलेंसी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, तो यानी कि वो एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड पीरियड, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड। जैसे इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बन होता है, यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन, कार्बन का कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना होता है 1:2:2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:2:2, 2p2। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो यानी क्या है एक, यानी क्या एस ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है पी ऑर्बिटल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये, अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में है, ये अगर हम देखें तो ये है जो ग्राउंड स्टेट है, ये अगर हम देखें इसकी एक नॉर्मल स्टेट है। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो कोवैलेंसी कितनी है तो 2 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 ही, यहाँ पे नॉर्मल यानी कि ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो ये 2 ही क्या बना सकती है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकती है। ठीक, और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे है भी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यहाँ पे देखें तो वो नॉर्मल स्टेट में यानी कि ग्राउंड स्टेट में ही वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए उसकी कोवैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी एक्साइटेड स्टेट, अगर हम देखें इसकी एक्साइटेड स्टेट, अब यहाँ पे इसकी एक्साइटेड स्टेट में देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो कोवैलेंसी होगी, अब ये कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे ये कितना है 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो कोवैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4। इसका बढ़िया एग्जांपल अगर देखें CCl4 यानी कि 4 कोवैलेंसी में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर देखें CH4 जो मीथेन होता है, इसी तरीके से अगर हम देखें CO2 भी 4 वैलेंसी में ही यानी कि एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कार्बन के बाद अगर हम देखें तो बोरॉन अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है, बोरॉन का 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1:2:2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p1। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो एस में यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये किस में है, ये अगर हम देखें तो यानी क्या है ग्राउंड स्टेट में, ये अगर हम देखें ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट में इसका कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नो एग्जिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम देखें इसका कोई ग्राउंड स्टेट में इसके कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर हम देखें ग्राउंड स्टेट में इसका कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट अगर इसके एक्साइटेड स्टेट में जाएँ तो हम यहाँ पे अगर इसके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इस ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा, तो इसकी कोवैलेंसी वहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी जो यहाँ पे क्या है कोवैलेंसी, इसकी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो BF3, और यहाँ पे अगर देखें BCl3 भी यानी कि देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर देखें BF3 और यहाँ पे अगर देखें BCl3, इसके एग्जांपल यहाँ पे क्या है देखने के यहाँ पे क्या मिलते हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन भी अगर देखें कार्बन हो गया, बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन ये बेसिकली सेकेंड पीरियड के हैं। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1:2:2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p3। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो इसकी नॉर्मल, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम देखें p ऑर्बिटल बनाया तो यहाँ पे अगर देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी आ जाएगी, कोवैलेंसी ये बेसिक है इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो यहाँ पे कोवैलेंसी होगी, यहाँ पे अगर हम देखें कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और ये NH3 यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। अगर हम देखें इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या है NH3। ठीक, ये अमोनिया गैस जो होती है इसी फॉर्म में, उसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी 3 होगी। बट अगर देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बट अगर हम कहें कि क्या नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम 3 होती है तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम देखें नाइट्रोजन जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी NH4 में कर लेता है। तो इसलिए अगर हम देखें इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम कोवैलेंसी
ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन अगर हम देखें तो कितनी होती है, 4 होती है। 4 अगर हम देखें 4 में भी क्या है, तो 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बना लेते हैं, प्लस 1 जो बना लेते हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तीन कोवैलेंट बनाता है और एक यहाँ पे अगर हम देखें क्या है, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक और भी चीज़ अगर हम देखें कि देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा था कि कार्बन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी थी वो 4 थी, इसी तरीके से नाइट्रोजन की भी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। कितनी होती है, 4 होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन की देखें, अब अगर हम यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का देखें तो कितना होता है, 1:2, 2:2, और यहाँ पे कितना देखें 2p4। 2p4 बोले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन आइसोटोप यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना 2 ही यहाँ पे क्या है कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी कोवैलेंसी अगर हम देखेंगे, इसकी कोवैलेंसी 2 हो जाएगी, और इसका एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, H2O। अब यहाँ पे इससे कुछ यहाँ पे कंक्लूजन निकले हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 वो तो हम यहाँ पे समझ गए। इसके बाद अगर देखें एलिमेंट ऑफ यानी क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ यानी क्या है थर्ड पीरियड कैन इंक्रीज देयर कोवैलेंसी, कैन इंक्रीज देयर कोवैलेंसी एबव 4। अब यहाँ पे अगर इसका रीजन समझे तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर हम देखें ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से उसकी जो कोवैलेंसी होती है वो 4 से ज़्यादा हो जाती है, किसमें, थर्ड पीरियड एलिमेंट में अगर हम देखें। ठीक, ये अब थर्ड पीरियड एलिमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो यानी क्या है फास्फोरस। यहाँ पे अगर हम देखें फास्फोरस का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना होता है 3:2 3p3, और यहाँ पे अगर देखें 3d0। देखो इनमें 3d ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर देखें एज ए नॉर्मल स्टेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है इसमें अगर देखें तो यानी क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर देखें तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसलिए अगर हम देखेंगे तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे क्या है 3 होगी। ठीक, ये चीज़ हमें समझ में आती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो एक्साइटेड स्टेट होती है इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एक्साइटेड स्टेट। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखें तो उसकी कोवैलेंसी कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है 5 कोवैलेंसी यहाँ पे क्या है एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसकी अगर हम कोवैलेंसी देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 5, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है PCl5 ये फॉर्म में यानी क्या एग्जिस्ट करता है। अब इसकी बेसिस पे अगर एक चीज़ हम सोचें कि
यहाँ पे NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? अगर हम देखें यहाँ क्या है, जो NCl5 है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तो इसके पास अगर हम देखें, देखो, और यहाँ पे अगर हम देखें जो PCl5 है वो एग्जिस्ट करता है। तो उसका कारण ये है कि फास्फोरस के पास यहाँ पे क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। और जब नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो उसकी कोवैलेंसी 5 हो नहीं सकती है, बल्कि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए उसकी कोवैलेंसी 5 हो सकती है। इसलिए PCl5 तो एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ यानी क्या, डी ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे इसका रीजन क्या हो सकता है? ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब फास्फोरस के बाद अगर हम सल्फर का देखें, अगर हम सल्फर का देखें तो यहाँ पे कितना 3H2 3P4 3H2 3P4 3D0। ठीक, ये अगर हम देखें तो इसकी बेसिकली अगर हम देखें तो देखो अगर हम देखें तो ये अगर हम देखें ये हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट, ये किस क्या कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें जो कोवैलेंसी वो कितनी है? 2 है। ठीक, अब यही अगर हम यानी क्या एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जाए, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट में अगर हम जाएँ तो देखो डी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है। ठीक, अब डी ऑर्बिटल अगर खाली है तो यहाँ पे अगर हम देखें ये गलत हो गया है। अब देखो एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे अगर देखें इस एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी नजर आ रही है? 4 नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी है? 4 है। ठीक, और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है कौन? SF4। यहाँ पे अगर देखें ये SF2 एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो SF4 एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसके बाद अगर हम एक्साइटेड स्टेट सेकेंड की बात करें, इसे हम अगर फर्स्ट मान लें, क्योंकि अभी यहाँ पे एक और एक्साइटेड स्टेट मीन्स एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स में जा सकता है, मीन्स एक एक्साइटेशन और पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 6, और इस फॉर्म में एग्जिस्ट कौन करता है? SF6। अगर देखें तो ये क्या है? SF6 यानी क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, बट अगर हम ऑक्सीजन देखें तो OF यहाँ पे अगर हम देखें जो OF4 होता है, और यहाँ पे अगर हम देखें OF6, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? नहीं एग्जिस्ट करते हैं। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब अगर हम तीसरी कंडीशन देखें जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, और अगर देखें क्या आ जाता है? आयोडीन आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? NH2 और NP5, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो इनके पास NH2 मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अगर देखें और यहाँ पे अगर देखें तो डी ऑर्बिटल पूरा यहाँ पे क्या है? खाली पड़ा हुआ है। डी ऑर्बिटल यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा क्या है? खाली पड़ा है। तो इसमें अगर हम देखें कितनी, यहाँ पे अगर हम देखें कितने एक्साइटेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? एक तो देखो ये नॉर्मल कंडीशन बनेगी। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें कोवैलेंसी तो 1 है। बेसिकली अगर हम देखें ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। ये अगर हम देखें तो ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है क्या है? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें, देखो ये जो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें कोवैलेंसी कितनी है? 1 है। ठीक, अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट कर दें, ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखें कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में अगर हम देखें तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी कितनी होगी 3 होगी। इसी तरीके से एक्साइटेड स्टेट सेकंड की बात करें तो सेकंड में अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन ये जो है यहाँ पे चला जाए, ठीक, इस ऑर्बिटल में चला जाए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो कोवैलेंसी हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। इसके बाद अगर देखें इसकी एक्साइटेड स्टेट जो थर्ड है, इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी है कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये सारी क्या है कोवैलेंसी, यहाँ पे अगर कोवैलेंसी देखें तो कितनी हो जाएगी 7। अब थर्ड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7, यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी। अब बेसिकली अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखा था कि नोबेल गैस जो होती है उनकी बेसिकली जो होती है वैलेंसी 0 होती है, बट ये बात तब सही है जब मुझे पता है कि मोस्टली जो नोबेल गैस के एलिमेंट होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बट हम जानते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नोबेल गैस में ही हैं बट वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें आ जाता है जैसे जिनॉन। अब अगर हम जिनॉन को देखें तो यहाँ पे कितना होता है इसका NH2 NP6, ठीक, ये होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल यहाँ पे पूरा एम्प्टी है, मीन्स यहाँ पे वैकेंट है, ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें ग्राउंड स्टेट, तो ये जो लिखी हुई है कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या कोई ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता। देखो यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सारे यहाँ पे क्या है फुल हैं, तो यानी क्या ग्राउंड स्टेट में इसकी कोई भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होती है। ग्राउंड स्टेट में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है तो हमें बोल सकते हैं इसकी जो यहाँ पे अगर देखें जो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे अगर देखें उसकी जो कोवैलेंसी है वो भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है कोवैलेंसी। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में देखें तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी जो कोवैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे दूसरे में क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक यहाँ पे चला जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट सेकेंड तो यहाँ पे कितनी कोवैलेंसी 4 हो जाएगी, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट थर्ड में कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें 6 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट फोर्थ, इसके बाद अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट फोर्थ में कितनी कोवैलेंसी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके मॉलिक्यूल्स भी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये Hgf2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से ये देखें ये Hgf4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये देखें Hgf6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से ये देखें HgO4, इसी तरीके से ये Hgf8 के फॉर्म में भी यानी क्या है एग्जिस्ट करता है। अब ये तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे क्या देख ली है। मान लो एक ऐसे ही पढ़ने से इसमें क्या है क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन इसलिए बन सकते हैं अगर हम देखें कि जो जिनॉन है, अगर हम देखें जैसे HgO4, इसमें क्या पूछा जा सकता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ जिनॉन। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ जिनॉन। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट ऑफ जिनॉन तो इसका पहले तो स्ट्रक्चर बना है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जिनॉन है, इसके साथ यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें बॉन्ड सी कितना बना रहा है 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बॉन्ड्स कितने बना रहा है 6, तो 6 में अगर हम देखें तो जो 6 कोवैलेंसी किस में आई थी एक्साइटेड स्टेट थर्ड में,
तो यहाँ पे अगर हम देखें वो कौन सी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो कौन सी आएगी, थर्ड। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस और यहाँ पे क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस। अब इनकी बेसिस पे बेसिकली क्वेश्चन इस पे वैसे बनते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ क्या देख लेते हैं, बेसिकली इस पे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे जाते हैं। एग्जिस्टेंस एंड यहाँ पे क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे अगर हम देखें BF2 प्लस 3 क्लोरीन, ये क्या बना होता है, BF5। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम देखें BF3 प्लस फ्लोरीन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बनाएगा, BF4। ठीक है, ये देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है, BF3 प्लस 3 फ्लोरीन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो CF4 प्लस 2 फ्लोरीन। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, BF3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, BF6 3 माइनस, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, CF6, और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, SiF4 प्लस 2 फ्लोरीन, तो ये कितना हो जाएगा, SiF6। इसी तरीके से अगर हम देखें AlF3 प्लस 3 फ्लोरीन, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, AlF6। इसी तरीके से अगर हम देखें PCl5 प्लस फ्लोरीन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, PF5 होगा, PF5 हो जाएगा PF6, ये यहाँ पे माइनस। ये अब यहाँ पे अगर ये ऐसे क्वेश्चंस है तो इन क्वेश्चंस में अगर हम देखें कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर हम देखें तो क्या ये यहाँ पे अगर देखें BF5 क्या 3 माइनस एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके पास क्या है 2p, इसका क्या है वैकेंट, मीन्स जो p ऑर्बिटल वो क्या है वैकेंट है। अगर इसी तरीके से BF4 की बात करें तो ये भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें BF6 3 माइनस, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने बोरॉन का अभी हम लोगों ने कोवैलेंसी देखा है। बोरॉन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ जानते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो CF6 ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर हम देखें SiF6 तो यहाँ पे ये क्या है एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके पास बेसिकली अगर हम देखें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें AlF6 देखें तो ये भी क्या है एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम देखें PF5 6 माइनस, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखें, ये बेसिकली ऐसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, बेसिकली इसीलिए हम लोग वहाँ पे कोवैलेंसी का पूरा पार्ट देखें। अब ये यहाँ तक हम लोग यहाँ तक इस लेक्चर में अगर हम देखें वैलेंसी कंप्लीट कर लिया, आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।